हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आपने थंबनेल में देख लिया है, रीट लेवल 2 साइंस का जो टॉपिक है आपके 11th चैप्टर है 9th क्लास का एनसीईआरटी का, जिसमें हम ध्वनि को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दो या तीन क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो आपको ध्यान से सारी चीजें समझनी है। मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की ट्राई करूंगा, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपसे क्वेश्चन गलत नहीं, आपको बस शांति से सुनना है। 30 या 40 मिनट का ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है? हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव, पक्षियों, घंटियों, मशीन, वाहन, टेलीविजन, रेडियो आदि को ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न। ऊर्जा की दूसरे भी रूप हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, ठीक है? पिछले अध्याय में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं, वो अभी हम बाद में पढ़ लेंगे। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। बच्चों, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण बताता है हमें ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न इसे नष्ट कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम पता होना चाहिए। इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश करते हैं। आप इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित बदल सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से ताली बजाई, तो आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ी है अपनी, जिससे आपको ध्वनि उत्पन्न हुई है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ध्वनि आपको ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी। किसी न किसी, जैसे 2 वस्तुएँ आपस में रगड़ रही हैं, तब आपकी ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है? बाहर से कोई बाह्य दबाव या बल लगा रहे हो, तब आपकी ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है? ओके, अब हम पढ़ते हैं ध्वनि का उत्पादन। तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल दे रखा है, ये प्रैक्टिकल आप खुद देख सकते हैं। इसमें समझाने की ट्राई की गई है कि स्वरित्र लिया है, ये इस तरह का है स्वरित्र द्विभुज, और इससे आपको टेनिस की बॉल पर लगा के देखना है और क्या आवाज उत्पन्न होती है कि नहीं, ठीक है? एक बार कंपन करता हुआ स्वरित्र लगाना है, एक बार बिना कंपन के लगा के देखना है। फिर यही प्रयोग आपको ग्लास में करना है कि एक बार एक भुजा लगानी है ग्लास में, और फिर आपको दोनों भुजा टच करके देखनी है। एक फिर आपको एक्सपीरियंस करना है कि किसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ठीक है? बेसिकली ये करने की चीज़ है, लेकिन इससे जो आपको निकल के आ रही है वो चीज़ निष्कर्ष आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने स्वरित्र द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपनमान करते हैं। ये आपकी मेन लाइन है। हम वस्तु में कंपन उत्पन्न करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन का अर्थ होता है जैसे कोई वस्तु है, ये कण है और वो ऐसे दोलन कर रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक दोलन ऐसे भी हो सकता है। ठीक है? किसी वस्तु का तेजी से बार-बार इधर-उधर गति करना कंपन कहलाता है। मनुष्यों में जैसे वाग ध्वनि, हमारे वोकल कॉर्ड से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ पे हमारे वाग तंतु होते हैं गले में, उनके कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। अगर उनमें कंपन नहीं होगा, तो आपकी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। जब कोई पक्षी, आप उसके पंखों को फड़फड़ाते देखते हैं, तब आपको ध्वनि सुनाई देती है। मक्खी की भिनभिनाने की ध्वनि आपको सुनाई देती होगी कि वो पंखों को फड़फड़ाती है। खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ देते हैं तो कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है? ये आपके प्रैक्टिकल हैं करने के, जिससे आपको पता चलता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि का संचरण देखिए, हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, ये हमें पता चल गया। सॉरी, द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम से ध्वनि जाती है, जिस मीडियम से जाती है, वह क्या होता है? मीडियम होता है। निर्वात से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, उसके लिए कोई माध्यम होना चाहिए। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, तीनों ही कंडीशन हो सकती है। ठोस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस अवस्था हो सकती है जिसमें आपकी ध्वनि गति करेगी, ठीक है? निर्वात में ध्वनि गति नहीं करेगी। निर्वात में नो साउंड वेव विल मूव, साउंड वेव का मूवमेंट, ठीक है? जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपनमान कर देती है, ठीक है? ये कण कंपनमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर कर नहीं पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई पर्सन, माइक है, ठीक है? उस माइक की आवाज यहाँ से निकली, तो इससे जहाँ पे जो कण है माध्यम के, वो ऐसे हैं, और एक सुनने वाला पर्सन इधर खड़ा है, उसके कान इधर है, ये कान है उसका, ठीक है? ये कान है। अब देखिए, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई है, और ये इस पे
इस कण को कंपनमान कर देगी, तो वो ये अपनी मूल अवस्था से हट जाएगा और सामने वाले कण पे जाके क्या कर देगा, उसे कंपनमान कर देगा। ये हिलेगा अपनी मूल अवस्था से, फिर सामने वाले को कर देगा, ये हिलेगा सामने वाले को कर देगा। तो इस तरह से ध्वनि तरंग के रूप में आगे गति करते हुए, विक्षोभ के रूप में गति आगे करते हुए तब तक कंपन करती रहेगी, कणों को आगे विस्थापित करती रहेगी जब तक हमारे कानों तक ये ध्वनि तरंगें। सबसे पहले कंपनमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। ये अपने समीप के कणों पर बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कण है अपनी मूल अवस्था में इस तरह से, लेकिन ये इधर होने लग गया, तो ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया, और जब तरंग निकल जाएगी तो ये वापस से अपनी सामान्य अवस्था में भी आ जाएगा। तो ये दोलन करता है ऐसे, ठीक है। जैसे घड़ी का कांटा देखा होगा आपने, ये घड़ी है, उसका कांटा एक स्पेसिफिक आवृत्ति में दोलन करता रहता है, लेफ्ट राइट, उसी तरह से ये गति करेगा। ये अपने समीप के कणों पर बल लगाते हैं, जिससे विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौट जाते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। माध्यम के कण संचरित नहीं होंगे, माध्यम का कण तो थोड़ी देर के लिए विस्थापित हुआ है, और जैसे ही तरंग आगे, विक्षोभ आगे निकल जाएगा, वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। किससे जा रहा है, विक्षोभ के माध्यम से, माध्यम के कण नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है, मतलब एक तरह से तरंग जा रही है, और वो किसके माध्यम से जा रही है, कणों के माध्यम से जा रही है। अब कण गति नहीं कर रहे हैं, कण तो थोड़ी देर के लिए विस्थापित हुए हैं, ये इतना आपको ध्यान रखना है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अवलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अब हम देखेंगे ध्वनि तरंगे जब संचरित होती हैं तो वहां पे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ज्यादा दबाव वाला क्षेत्र होता है, ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र होता है, कुछ जगह कण बहुत दूर दूर होते हैं, उसे हम विरलन वाला क्षेत्र कहते हैं। ये चीजें भी हम देखेंगे। देखिए, ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपनमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो एक तो उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कण बहुत पास पास में है, ठीक है, और इस जगह कण दूर दूर है। ये तो उच्च दाब का क्षेत्र होगा, और ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है बच्चों, ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं, उच्च दाब का क्षेत्र। इसे संपीड़न या फिर कंप्रेस्ड क्षेत्र भी बोलते हैं। इसे सी से दिखाते हैं, ठीक है। यह संपीड़न कंपनमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही तरंग आगे निकल गई तो ये क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विरलन क्षेत्र कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे आर से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब वस्तु कंपन करती है, अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है, तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यह संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में घनत्व ज्यादा है कणों का, तो इस जगह दाब भी ज्यादा होगा, तो घनत्व भी ज्यादा होगा। और कम घनत्व कम दाब को दिखाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। अब ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब क्यों होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक सिलंकी सिलंकी यानी कि एक लंबी वो है, जिसे हम बोलते हैं ना स्प्रिंग, स्प्रिंग टाइप है एक, और दो दोस्त इसे, एक सिरा एक दोस्त ने पकड़ रखा है, दूसरा सिरा एक दोस्त ने पकड़ रखा है, ठीक है। अब इसे जैसे ही खींचेंगे तो यहाँ पे आप देखते हो एक जगह पे बहुत ज्यादा दाब है, कण पास पास में है, स्प्रिंग पास पास में, इसे संपीड़न वाला क्षेत्र कहते हैं, इसे सी कहते हैं। और जहाँ पे थोड़ा दूर दूर है उसे विरलन का क्षेत्र कह रहे हैं, उसे आर से दिखा, ठीक है। जहाँ कुंडलियां पास पास हैं उसे संपीड़न, और जहाँ दूर-दूर हो जाती हैं कुंडलियाँ उसे विरलन कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है। जब आप किसी
स्लंकी या फिर स्प्रिंग में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर। जैसे मान लीजिए विक्षोभ इस तरह से जा रहा है, तो आपके कण भी इस तरह से गति कर रहे हैं। विक्षोभ के समानांतर है। कैसे हैं? समानांतर। ये तो ध्वनि तरंगे हैं। अगर मान लीजिए विक्षोभ आपका इस तरह से जा रहा है और कण ऐसे गति कर रहे हैं, जैसे कि प्रकाश तरंगें करती हैं, तो वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। क्योंकि उनमें विस्थापन कैसा है? विक्षोभ के लंबवत। विक्षोभ के लंबवत होता है। ठीक है? 90 डिग्री एंगल पे। ठीक? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, लेकिन अपनी भ्रामवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। इसी प्रकार से ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं, अतः ध्वनि तरंगें। ठीक है? आप स्प्रिंग के अपने हाथ में पकड़े सिरों को आगे पीछे धक्का ना देकर दाएं-बाएं हिलाएं, दाएं-बाएं हिलाएं। अगर ऊपर नीचे नहीं करें, दाएं-बाएं हिलाएं, तब भी उसमें तरंगें उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते हैं, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे। इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। जो मैंने बताया है वही आपको समझना है, आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए आपका विक्षोभ इस तरह से है और कण ऐसे गति कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो आपकी ये अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। और अगर आपने विक्षोभ इस तरह से दिया है, कण भी ऐसे गति कर रहे हैं, इस तरह से गति कर रहे हैं, तो ये आपके क्या है? समानांतर हैं, इसीलिए अनुदैर्ध्य तरंग। इसीलिए ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं बच्चों? अनुदैर्ध्य तरंग। इसके अभिलक्षण देखें, ध्वनि तरंगों के गुण क्या होते हैं? तो जो भी ध्वनि तरंग होती है, उसकी एक आवृत्ति होगी जिसे हम म्यू से दिखाएँगे। उसका एक आयाम होगा जिसे हम ए से दिखाएँगे और उसका जो वेग होगा उसे हम वेलोसिटी वी से दिखाएँगे। आयाम को एम्पलीट्यूड यानी कि ए से, कैपिटल ए से, और म्यू यानी कि आवृत्ति। ठीक है? ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप में चित्र 11.6 सी में दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है, तो घनत्व और दाब में किस तरह से परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका चित्र 11.6 ए और बी है। ठीक है? यहाँ पे देखिए, घनत्व की विभिन्नता और दाब की विभिन्नता के हिसाब से ये गति कर रही है ध्वनि तरंग। ठीक है? यहाँ पे देखिए कण बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे घनत्व भी ज़्यादा होगा और दाब भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कण ज़्यादा हैं तो उनका प्रेशर भी ज़्यादा ही लगेगा। इसीलिए इसे हम संपीड़न का क्षेत्र कहते हैं या फिर इसे सी क्षेत्र कहते हैं। अब आड़ देखिए, ये आड़ क्षेत्र है, यहाँ पे कण आपको दूर-दूर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दाब भी कम होगा, घनत्व भी कम होगा, इसलिए इस क्षेत्र को हम आर से या फिर विरलन क्षेत्र भी कहते हैं बच्चों। अब इतना सा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व और दाब दोनों ही उनके औसत आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है। कोई घटना कितनी जल्दी-जल्दी घटित हो सकती है। मान लीजिए आप किसी ढोल को पीट-पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं, जैसे मान लीजिए 1 मिनट में, मान लीजिए आपने 1 मिनट में 60 बार इसको पीटा है ढोल को, तो ये 60 जो है, ये आपकी आवृत्ति है ढोल को पीटने की। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक पहिया है, उसे आप गोल-गोल घुमा रहे हो इस तरह से घुमाए जा रहे हो गोल-गोल। तो आपने देखा आप 1 मिनट में उसे 50 बार घुमा दिया, तो इसकी 50 रोटेशन पर मिनट इसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति कोई चीज़ बार-बार हो रही है और एक विशिष्ट समय पे हो रही है, वो उसकी क्या होती है बच्चों? आवृत्ति होती है। अब आवृत्ति का जो मात्रक है, वो इन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, जिनका नाम है हर्ट्ज़। इनका जन्म 1857 को हैम्बर्ग, जर्मनी में हुआ था। उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज़ है और ये रूडोल्फ हर्ट्ज़ नाम के सम्मान में इसका नाम रखा गया है, आवृत्ति का एसआई मात्रक। उन्होंने रेडियो, टेलीफ़ोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न के भी भविष्य में विकास की नींव रखी थी। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर भी कार्य किया है, जिसके लिए बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ज़्यादा व्याख्या की थी और उसके लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को, ठीक है? ओके। अब संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास-पास आ जाते हैं। ओके, शिखर जो होता है अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को दिखाता है। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व और दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ कण दूर-दूर होते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। शिखर को तरंग का स्रंग और जो घाटी होती है उसे गर्त कहा जाता है।
जैसे मान लीजिए इस तरह से आ रहा है, ये तो शिखर है और ये जो है, ये नीचे की तरफ जाएगी, उसे हम घाटी कहते हैं, ठीक है? तो 2 सी, 2 क्रमागत संपीड़न वाला क्षेत्र है या फिर विरलन वाला क्षेत्र, उसको आप क्या बोलते हैं? उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है? तरंग दैर्ध्य आगे मैं बताता हूँ, देखिए। ये 2 लगातार सी हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लैम्ब्डा होगी। यहाँ पर आप कह सकते हो 2 आर के बीच की दूरी ये लैम्ब्डा होगी, 2 सी की लगातार 2 सी के बीच की दूरी ये लैम्ब्डा होगी, इसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक का परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक जाने पर एक दोलन पूरा होता है। एक दोलन कैसे पूरा होगा? जैसे मान लीजिए ये है, एक बार मैक्सिमम गया, एक बार मिनिमम गया और फिर वापस से अपनी उसी स्थान पे आ गया, तो ये क्या है? एक दोलन कहलाएगा, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ इस दिशा में ये गति कर रहा है, इसका विस्थापन है, तो ये जो अधिकतम शिखर वाला है, इसे हम आयाम कहेंगे, ठीक है? और ये जो पूरी गति है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लैम्ब्डा कहेंगे। ओके। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़न और विरलनों की संख्या की गणना करें, तो हम उसे ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे म्यू, ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है, जिसे हम एच जेड जेड से भी दिखाते हैं। तो ध्वनि का मात्रक, ठीक है, क्या है? आप ध्वनि का मात्रक डेसिबल, तीव्रता का, ध्वनि की जो तीव्रता होती है, उसका मात्रक डेसिबल है। लेकिन अगर उसकी आवृत्ति मापेंगे, तो आवृत्ति उसकी किस में होती है? हर्ट्ज में होती है बच्चों। ओके। तो क्रमागत संपीड़ित और क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगने वाले समय को तरंग का आवर्त काल कहते हैं, ठीक है? आवर्त काल और आवृत्ति में ये संबंध होता है, म्यू बराबर 1/टी। टी यहाँ पे आवर्त काल है, यानी कि ये जैसे मान लीजिए है, ये है, ये एक पूरी तरंग है, एक दोलन पूरा हो गया उसका, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक उसे लैम्ब्डा समय लगा है और इसको, ये लैम्ब्डा क्या है? दूरी। जितना समय लगेगा उसे हम बोलेंगे टी आवृत का, ठीक है? इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है, इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड है। आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में ये संबंध होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी वाद्य यंत्र में वायलिन और बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक एक ही समय तक, दोनों ही स्रोतों की ध्वनियाँ एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनियाँ हम ग्रहण कर सकते हैं, वो भिन्न-भिन्न होती हैं। ऐसी ध्वनि से जुड़े विभिन्न अवलक्षणों के कारण है। तारतम्य इनमें से एक अभिलक्षण है। तारतम्य भी देखते हैं हम। देखिए, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारतम्य कहते हैं। ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। हमारा मस्तिष्क जो आवृत्ति को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसे तारतम्य कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी तीव्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारतम्य भी उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार जिस ध्वनि का तारतम्य कम होता है, उसकी आवृत्ति भी कम होती है, ठीक है? जिस ध्वनि का तारतम्य कम होगा, उसकी आवृत्ति भी बच्चों आपको कम देखने को मिलेगी। विभिन्न आकार और आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं, और जैसा कि चित्र 11.6 सी में दिखाया गया है, ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक हो। ध्वनि की प्रबलता और मृदुलता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें, हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर रहे हैं। यदि हम मेज पर जोर-जोर से चोट मारें, तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंगें फैल जाती हैं और स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम और प्रबलता दोनों ही कम हो जाती है। तो आप जोर-जोर से अगर टेबल को पीट रहे हो, जोर-जोर से टेबल पे अगर आप पीट रहे हो, जोर-जोर से, तो वहाँ पे उसकी प्रबलता जो उत्पन्न होगी ध्वनि, वो उसकी प्रबलता ज़्यादा होगी। लेकिन आप आराम से उसे पीट रहे हो, तो वहाँ पे जो प्रबलता उत्पन्न होगी, वो कैसी होगी? मृदु होगी, प्रबलता उसकी कम होती है। वहाँ पे सॉफ्ट ध्वनि आप देखो, यहाँ पे देखिए, अ, उच्च तारत्व की ध्वनि की तरंगें देखिए, बा इन बा पास-पास में हैं ये।
और जो प्रबल ध्वनि है, वो देखिए थोड़ा टाइम लगा रही है, ठीक है? देखिए, सॉरी, सॉरी, देखिए निम्न तारत्य की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, लेकिन उच्च इसका जो आयाम होता है, निम्न तारत्य की ध्वनि का आयाम उसका कम होगा और आवृत्ति भी उसकी कम होती है। जबकि देखिए उच्च तारत्य की जो ध्वनि की तरंगें होती हैं, उसकी आवृत्ति भी अधिक है और उसका आयाम भी अधिक है। आयाम है यानी कि मूल स्थान से उसकी दूरी कितनी है। देखिए इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी ज़्यादा है और आवृत्ति देखिए ये एक या 2 बार में निकल पाई है, जबकि ये देखिए जल्दी-जल्दी निकल रही है। यानी कि उच्च तारत्य की ध्वनि की तरंग ज़्यादा आवृत्ति की होती है और इसका आयाम भी ज़्यादा होता है और ऐसी ध्वनि प्रबल ध्वनि कहलाती है। ध्वनि की यह गुणता, यह वह अवलक्षण है जो हमें समान तारत्य और प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं या फिर नोट कहते हैं। यह सुनने में सुखद होती है। शोर कर्णप्रिय हो नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। तो जो प्रबल ध्वनि होती है वो बार-बार ऐसे जल्दी-जल्दी होगी, उसका तारत ज़्यादा होगा। उच्च तारत्य वाली ध्वनि कैसी होती है? प्रबल ध्वनि होती है और कर्कश होती है, ठीक है? हमारे कानों को वो प्रिय नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको फ़ॉर्मूले हैं, जो आपको पता होने चाहिए। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न और एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उसका वेग कहलाती है। उसका वेग कहलाती है और वेग होता है आपको पता है दूरी बट्टा समय। अब दूरी को हम यहाँ पे लैम्ब्डा से माप रहे हैं और समय को आवर्तकाल से माप, तो यहाँ पे वेग होगा लैम्ब्डा अपॉन टी, ठीक है? प्रकाश तरंगों के लिए ये होता है सी अपॉन लैम्ब्डा, यहाँ पे आवृत्ति, सॉरी ये आवृत्ति है, तो ये वेग है और ये न्यू है, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सी प्रकाश का वेग है और ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, ठीक है? तो यहाँ पे वेग, ओके, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्ब्डा इंटू 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी हमने अभी देखा था, वो क्या होता है? म्यू होता है। 1 अपॉन टी म्यू, तो ये हो जाएगा आपके एक नया फॉर्मूला। यानी कि वेग होता है वो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। एक तो ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, या फिर आप ये भी निकाल सकते हो म्यू बराबर सी अपॉन लैम्ब्डा होता है, ठीक है? कोई सा भी फॉर्मूला आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ये याद रख लीजिए, नहीं तो ये वाला याद हो जाएगा। तो आपको पता है टी को अलग करोगे तो 1 अपॉन टी आवृत्ति होता है। तो ये भी फॉर्मूला आपके चल जाएगा। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आवृत्ति उसकी 2 किलोहर्ट्ज़ से उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो यह 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी? उसकी आवृत्ति दे रखी है और उसका तरंग दैर्घ्य दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ से आप इसका वेग निकाल सकते हैं। तरंग दैर्घ्य कितना है उसका? 35 सेंटीमीटर, ठीक है? 35 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर दीजिए पहले। आवृत्ति कितनी है? 2 किलोहर्ट्ज़ से इसे हर्ट्ज़ में चेंज कर दीजिए, 2 इंटू 3, ठीक है? यहाँ पे 2 जीरो गई, यहाँ पे 1 जीरो बची, तो ये हो गया आपके 700 मीटर प्रति सेकंड, तो आपका वेग आ गया, ठीक है? अब हमें कितना समय लगेगा? तो हमें पता है समय क्या होता है? दूरी बट्टा वेग। दूरी कितनी है? 1.5 किलोमीटर, इसे मीटर में चेंज कर लीजिए और वेग है 700, तो ये आपके आ जाएगा, यहाँ पे आ रखा है 2.1 सेकंड, समथिंग 2 सेकंड के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ध्वनि 1.5 किलोमीटर तय करने में 2.1 सेकंड का समय लेगी, ठीक है? ओके। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली जो ऊर्जा होती है उसे ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। हम कभी-कभी इसे प्रबलता और तीव्रता शब्दों को एक जैसा मान लेते हैं। प्रबलता और तीव्रता एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन ये पर्याय के रूप में उपयोग होते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक नहीं है।
आपको ध्यान रखना है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि 2 ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। आपको ध्यान देना है, प्रबलता और तीव्रता एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो थोड़ा-सा डिफरेंट। यद्यपि 2 ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं, लेकिन इनकी प्रबलता अलग-अलग हो सकती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल देखें तो देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित गति करती है। किसी पटाखे या बिजली के गरजने पर ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने की कुछ देर बाद सुनाई देती है। फिर आप कह सकते हो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा है मोर देन ध्वनि की गति। ध्वनि की गति देखिए होती है समथिंग 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है? जबकि इसकी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसकी देखिए 340 मीटर पर सेकंड होगी, यानी 1 सेकंड में वो 340 मीटर कवर कर पा रहा है। जबकि ये देखिए 3 सेकंड में वो 3 बिलियन तक पहुँच गया है, समथिंग बिलियन तक पहुँच गया है वो, इतनी दूरी तय कर रहा है। तो प्रकाश आपको देखा होगा आपने, जैसे बिजली कड़कती है तो आपको प्रकाश पहले दिखता है और आवाज़ उसकी बाद में आती है। उसी तरह से जब आप पटाखे चलाते हैं, तो आपको रोशनी पहले दिखाई देगी, उसके बाद में उसकी आवाज़ आती है। यदि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। आप कह सकते हो ठोस में ज़्यादा होती है, फिर ठोस से तरल में, और सबसे कम जो गति होती है ध्वनि की वो गैस में होती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। जैसे वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकंड होती है, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए 1 अ, सॉरी 22 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया है तो 344 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग जो होता है वो 3 RT अपॉन mw, ये वाला फॉर्मूला संबंध होता है कुछ वेग का और इसका टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर इसके समानुपाती है, तो तापमान बढ़ेगा तो इसका वेग भी बढ़ेगा बच्चों। अब हम आते हैं, ये कुछ अंतर दे रखे हैं, ठोस दे रखे हैं, फिर द्रव दे रखे हैं, गैस। तो ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि का परावर्तन देखते हैं तो देखिए, किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है, और परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। परावर्तक सतह पर खींचे गए अविलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा, परावर्तित होने की दिशा के बीच बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपतन कोण है और ये अविलंब है और ये परावर्तित कोण है। ये आई है और ये आर है, तो ये दोनों तीनों एक ही इसमें होंगे। अविलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये एक ही सीध में होते हैं, ठीक है? एक ही तल में होते हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, जो चाहे पॉलिश किए हों या खुरदरे। ठीक है? बड़े आकार के अवरोधक चाहिए होते हैं। ये ध्वनि का परावर्तन हो गया। अब हम देखते हैं प्रतिध्वनि, इको जिसे हम बोलते हैं। देखिए, किसी उचित परावर्तिक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने ताली बजाई और ये पहाड़ से टकरा के वापस से आपको सेम ध्वनि कुछ समय बाद आपको सुनाई देती है, उसे आप प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में 0.1 सेकंड का अंतराल होना, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इको के लिए कितना समय का अंतराल होना जरूरी है, तो 0.1 सेकंड का होना जरूरी है, इतना ही हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, इतना तो अंतराल होना ही चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए तापमान जैसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड मान लें, ध्वनि को अवरोधक तक जाने और परावर्तन के पश्चात वापस पहुंचने में 0.1 सेकंड के का टाइम लगेगा। ठीक है, अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने और वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कम से कम 34.4 मीटर होनी चाहिए। 34.4, जैसा कि हमें पता है दूरी होता है चाल गुणा समय, और चाल क्या है उसकी हमने मान ली है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर
3 से 44 मीटर पर सेकंड और समय कितना है उसे सुनने में 0.1 सेकंड का। ये हो जाएगा 34.4 मीटर होना चाहिए कुल दूरी, ध्वनि द्वारा, ठीक है? वो कानों में हमारी जो आएगी उसके द्वारा तय की दूरी कितनी होगी 34.4 मीटर। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अवश्य हो, यानी कि 17.2 होनी चाहिए, ठीक है? यह दूरी वायु के तापमान के साथ बदल जाती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि के बारंबार परिवर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं। बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तित पृष्ठ जैसे बादल तथा भूमि के बारंबार परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसा आपने देखा होगा बादल गड़गड़ाते हैं तो एक बार आवाज आती है फिर वो वापस से आवाज आती है। तो उसे ही हम कहते हैं प्रतिध्वनि। तो आपको पता चल गया होगा। अब ये पूछा जा सकता है कितने समय 0.1 सेकंड कितनी दूरी तय करेगी 34.4 मीटर, ठीक है? ओके। अब अनुरणन देखिए किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परिवर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम नहीं हो जाए कि यह सुना ही ना पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बध होता है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। इसको कम करने के लिए भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टिक अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर किया जाता है। यानी कि आपको ऐसे पदार्थ लगाने हैं जो ध्वनि को अवशोषित करें और नहीं तो वो दीवार से टकरा के आपके बहुत लंबे समय तक आपको वापस से ध्वनि आती रहती है और वो अवांछनीय होती है, कर्णप्रिय नहीं होती है सुनाई। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड ली जाए, तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? तो हमें पता है दूरी होती है चाल गुणा समय। चाल यहाँ पे दे रखी है 340 मीटर पर सेकंड और दूरी है समय है 2 सेकंड। ये हो जाएगा आपका 692 मीटर। ठीक है? अब 2 सेकंड में ध्वनि ने चट्टान और मनुष्य के बीच की दुगनी दूरी तय की। अतएव चट्टान 2 बार दूरी तय की उसने, एक बार तो ऐसे ही गई है फिर वापस आई है मनुष्य के कानों तक। तो इसे हम 2 से भाग दे देंगे। ये आ जाएगा आपका 342 मीटर। चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी ये आपकी आ ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग जैसे लाउड स्पीकर है, हॉर्न है, तुरई है, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं, ध्वनि सभी दिशाओं में फैल पाए। आपने देखा होगा तुरई कुछ इस तरह से होती है, इससे ज़्यादा मात्रा में चित्र 11.10 में दिखाया हुआ है। देखिए ये मेगाफ़ोन है, हॉर्न है, कुछ इस तरह से ध्वनि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैले। इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। इस स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार-बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज एक है स्टेथोस्कोप, एक चिकित्सा यंत्र है जो लब और डब की ध्वनि को कैच करता है, ठीक है? जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। इसमें रोगी की हृदय की धड़कन की ध्वनि बार-बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुँच जैसे उसे लगाता है स्टेथोस्कोप तो वहाँ पे लब और डब की साउंड आती है जिससे अगर वो साउंड कितनी समय में आ रही है, डॉक्टर को आइडिया होता है अगर कुछ असामान्य है और उसका फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो उसे ध्वनि के अलग-अलग टाइप से सुनाई देगी, असामान्य रूप से सुनाई देगी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है डब जो ध्वनि सुनाई देती है मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ सेमी-लूनर वाल्व है, वो बंद हो जाता है, उसके कारण लब जो ध्वनि सुनाई देती है प्रथम ध्वनि लब होती है और फिर डब होती है। लब वाली ध्वनि होती है वो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, उनके बंद होने पे आती है। ये वॉल्व एक तरह से कपाट होते हैं ये अ, दरवाजे की तरह आपके रक्त को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकते हैं। तीसरा उपयोग है कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष, सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में जाए, ठीक है? कभी-कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैले। ये बनाई जाती है सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुँचे, ध्वनि प्रसारित ज़्यादा हो, परावर्तित ज़्यादा
अब सभ्यता का परिसर क्या होता है? हम कौन से परिसर में ध्वनि सुन सकते हैं, कौन सी हम नहीं सुन सकते हैं? तो हम सभी आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसे श्रव्य, अवश्रव्य 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है श्रव्य, एक होती है अवश्रव्य, एक होती है पराश्रव्य तरंगें, ठीक है? ये परिसर है सुनने का। अब हम जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाते हैं। अब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है उसे नहीं सुन पाएँगे, 20 हर्ट्ज से कम है उसे नहीं सुन पाएँगे। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि उसे कौन सुन सकते हैं? कुत्ते हैं जो छोटे-छोटे जीव होते हैं वो सुन सकते हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही हो जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को क्या बोलते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम जो आवृत्ति की ध्वनि है उसे आप हर्ट्ज कहते हैं। यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी मक्खी के पंखों के कंपनों, ठीक है? तो हम 20 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं। अब जो लोलक गति करता है उसका कंपन होता है उसे हम नहीं सुन सकते क्योंकि उसमें 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि। गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की परस अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रगाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवस्रंबी तरंगें उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतु को सावधान कर देती हैं। यानी ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती है और उन्हें आपके जो घर में कुत्ता है, बिल्ली है, पंछी है, उसे ये ध्वनि आराम से सुनाई दे जाती है, तो उसे आभास पहले से हो जाता है, तो वो इधर-उधर भागता है, अव्यवस्थित हो जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा। 30 किलो हर्ट्ज से अगर ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि है, तो उसे आप बोलते हैं पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइस जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं और कुछ प्रजाति के शलभ के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये शलभ चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। अब जो चमगादड़ ने देखा होगा आपने वो रात को उड़ती हैं, वो इन्हीं तरंगों का उपयोग करती हैं। वो उन तरंगों को फेंकती हैं, अगर सामने कोई वस्तु होती है तो उससे टकरा के वापस आ जाती हैं, जिससे ये समझ जाती हैं आगे कुछ कोई वस्तु रखी। उन्हें आस-पास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार स्वयं को पकड़ जाने से वो बचा लेते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। जिन लोगों को कम सुनाई देता है, उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे श्रवण सहायक युक्ति कहते हैं। ये बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। इसमें एक छोटा-सा माइक्रोफ़ोन होता है, एक एम्पलीफायर होता है, एक स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफ़ोन पर पड़ती है, तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्पलीफायर जो होता है, आवर्धक होता है, इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगें कान के डायाफ्राम पर आपतित होती हैं और व्यक्ति को ध्वनि अच्छे से सुनाई देती है। ठीक है? अब पराध्वनि जो है, पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि, इसका यूज़ क्या है? तो इसके अनुप्रयोग देखें, तो उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं, इन्हें एक निश्चित पथ पर गमन करती हैं। उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में इनका विस्तृत रूप से उपयोग होता है। जो अल्ट्रासोनिक करते हैं, उसमें ईसीजी करते हैं, उसमें इस ध्वनि का उपयोग करते हैं। तो देखिए, उन भागों को साफ करने में काम आती है, जिन पर पहुँचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव, और उन्हें ये साफ करने में अच्छी तरह से यूज़ आती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई और गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और इस तरह वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। इसका उपयोग धातु के पिंडों में दरारों और अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। धात्विक घटकों को प्राय बड़े-बड़े भवन, पुल, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉक में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। ये तरंगें धातु के ब्लॉक से प्रेषित की जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचक का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा-सा भी दोष होता है, ये तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, जो दोष की उपस्थिति को दिखाती हैं। अगर बीच में कोई गैप रह जाता है, तो उसकी उपस्थिति के लिए भी इन ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। साधारण ध्वनि जिसकी तरंग-दैर्घ्य अधिक होती है, दोषयुक्त स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुँचती है, इसलिए इस ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता है, साधारण ध्वनि।
इस ध्वनि की तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, जिसे इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, ईसीजी। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का, इसे अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। इस संसूचक से रोगी के अंग जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक को शरीर की असामान्यताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी और विभिन्न अंगों में ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं और उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। उन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है, जो फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच और उसके जन्मजात दोषों और उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में पहले इससे एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती थी यूएसजी में ही, जिससे आप भ्रूण के लिंग का परीक्षण भी कर लेते थे। लेकिन आज ये इनवैलिड है, ये इलीगल है, इसे नहीं किया जाता है। इसका उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल आ जाते हैं। ये जो किडनी के कण होते हैं, ये कैसे होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है? जिसे आप स्टोन कहते हैं, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। किडनी स्टोन जिन्हें कहते हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा है पूरे चैप्टर में, ये आप ज़रूर याद किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ध्वनि तरंगें वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती हैं, ठीक है? बिल्कुल। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है, जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें कैसे गति करती हैं? जैसे बिच्छू वैसे जा रहा है, तो तरंग के जो कण हैं माध्यम के, वो इस तरह से इसमें क्रमागत संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती हैं ध्वनि तरंगें। माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल बिच्छू भी संचरित होता है, ठीक है? घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। ये दोलन एक है पूरा, जहाँ पे पहले एक मैक्सिमम हुआ है, फिर मिनिमम हुआ है, फिर वापस से अपनी मूल अवस्था में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने माप की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसको पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवृतकाल कहते हैं और आवृत्ति होती है एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या, उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवृतकाल में ये संबंध होता है और वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में ये संबंध होता है। ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार सभी एक दिशा में होते हैं, एक ही सीध में। आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 0.1 सेकंड समय का अंतराल होना आवश्यक है। किसी सभागार में ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तनों के कारण उत्पन्न होती है, इसे अनुरणन कहते हैं। इसीलिए सभागारों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता और गुणता संगत तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की श्रव्यता के आधार पे उसे हम श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य आवृत्तियों में चेंज कर सकते हैं। पराध्वनि तरंगों का उपयोग चिकित्सा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बहुत किया जाता है। ठीक है? आई थिंक चैप्टर पूरा हो गया है। बीच में शायद कोई चीज़ रही नहीं है, अगर कोई चीज़ें रह गई होगी इसके अलावा भी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसकी आप एनसीईआरटी उठा के वापस से पढ़ने की ट्राई कीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं यहाँ पे, अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक्स, मिलता हूँ नए किसी वीडियो में, नए किसी दूसरे टॉपिक के साथ।